आज हम लोग त्रिभुज के अंतः केंद्र का नियामक पढ़ेंगे कि अंतः केंद्र का नियामक क्या होता है। उससे पहले जान लेते हैं कि अंतः केंद्र होता क्या है। अंतः केंद्र को इन सेंटर बोला जाता है। अंतः केंद्र से रिलेटेड दो टर्म और होता है, अंतः त्रिज्या होता है और अंतः वृत्त होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, 9th क्लास में पढ़ना था, पढ़े होंगे आप लोग। ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है और यहाँ पर 3 कोण है, एक कोण ए है, कोण बी है और कोण क्या है, सी है। 3 कोण है, 3 भुजा होता है, 3 शीर्ष होता है, 3 यहाँ पर कोण है। और मान लीजिए कि एंगल ए का मतलब कि कोण ए का कोई समद्विभाजक है ए डी। समद्विभाजक मतलब कि दो बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। उसी तरह से एंगल बी का कोई समद्विभाजक बी है, जिसको दो बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। क्रॉस दिया है मतलब कि ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर है, इसको दो बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। उसी तरह से एक सी एफ है जो कोण सी को दो बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। कि अगर मान लीजिए कि ये पूरा अगर 50 है तो ये 25-25 कर रहा है, ये अगर पूरा मान लीजिए कि 60 है तो ये 30-30 कर रहा है, ये अगर मान लीजिए पूरा 70 है तो ये 35-35 कर रहा है। मतलब इसको कोण समद्विभाजक कहते हैं। मतलब कि ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, बी एंगल बी का समद्विभाजक है और सी एफ जो है एंगल सी का क्या है, समद्विभाजक है। मैंने दो बराबर भाग में बांटना। इससे पहले जो हम आपको बताए थे कि क्या बताए थे, गुरुत्व केंद्र बताए थे। तो गुरुत्व केंद्र क्या बताए थे कि अगर ए से हम शीर्ष ए से एक माध्यिका अगर हम खींचते हैं तो माध्यिका क्या करता है कि सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में क्या करता है, बांटता है और त्रिभुज को दो बराबर हिस्सा में बांटता है। यहाँ पर कोण समद्विभाजक क्या करता है कि कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। ये भुजा को बांट भी सकता है, नहीं बांट सकता है, ऐसा इसमें नहीं है कि कोण को बांट रहा है तो ये भुजा को भी बांटेगा, ऐसा इसमें शर्त नहीं होता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ कोण समद्विभाजक है बेसिकली यहाँ पर हम समझे तो ये तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। आई माने क्या होता है, इन सेंटर होता है, जिसको हम अंतः केंद्र कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण के समद्विभाजक जिस पॉइंट पर क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। तो अंतः केंद्र समझ में आ गया होगा। और ये अंतः केंद्र त्रिभुज के तीनों कोणों के लिए क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा नहीं कि कोण बी के लिए अलग होगा, कोण सी के लिए अलग होगा, कोण ए के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। तीनों के लिए वो क्या है, बराबर ही होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस बिंदु आई से अगर इससे हम लंब डाल देंगे, इस पर हम क्या डाल दिए, लंब। उधर से मान लीजिए कि इस पर अगर हम लंब डाल देंगे या इस पर अगर लंब डाल देंगे तो यह लंब जो है इसको अगर त्रिज्या मान के एक अगर हम वृत्त खींचेंगे, क्या खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, तो यह जो आई होगा, मान लीजिए कि आई एम, इस पर हम क्या खींचे, आई एम हम लंब खींचे, क्या खींचे, लंब। तो ये आई एम जो होगा, ये आई जो है बेसिकली ये आपका है आई, ठीक है। तो ये आई एम जो होगा क्या कहलाएगा, अंतः त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आई एम जो होगा क्या होगा, अंतः त्रिज्या होगा। और इस त्रिज्या से जो यह वृत्त बना है, जो त्रिभुज के तीनों कोण को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तीनों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तीनों भुजा को, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम अंतः वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतः वृत्त कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सेंटर। और अंतः त्रिज्या को क्या कहते हैं, इन रेडियस। तो बात समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। और उस केंद्र से अगर हम सामने वाला भुजा पर किसी पर, इस पर डाल दीजिए, इस पर डाल दीजिए या इस पर, है ना, अगर लंब डालेंगे तो वह जो लंब होगा उस लंब को अगर त्रिज्या मान के एक वृत्त अगर हम खींचेंगे त्रिभुज के अंदर, ठीक है, तो वह त्रिभुज, वह आपका जो वृत्त होगा क्या कहलाएगा, अंतः वृत्त कहलाएगा। त्रिभुज का क्या कहलाएगा, अंतः वृत्त कहलाएगा। और यह त्रिज्या जो होगा वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज का अंतः त्रिज्या कहलाएगा। और केंद्र क्या कहलाएगा, तो केंद्र कहलाएगा अंतः केंद्र। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि यह जो आई है, मतलब कि यह जो आपका अंतः केंद्र है, इसको हम बेसिकली आई से ही लिखते हैं। और आपका जो माध्यिका होता है वो, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जी लिखते हैं, ग्रेविटी सेंटर उसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो यह आई का नियामक क्या होगा, जब आपको त्रिभुज का तीनों कोण का नियम, त्रिभुज का तीनों शीर्ष का नियामक अगर आपको दिया रहेगा, वो क्या होगा, वही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए।
हम लोग देखते हैं कि अंतःकेंद्र का नियामक क्या होगा। अंतःकेंद्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x1 y1 दिया हुआ है, इसका मान लीजिए कि x2 y2 दिया हुआ है, इसका मान लीजिए कि x3 y3 दिया हुआ है। ठीक है, तीन यहाँ पर कौन समद्विभाजक होगा। तो यहाँ पर हम इसको प्रूफ करने के लिए दो ही का हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, तो हम तीन नहीं खींचेंगे, दो ही हम खींचेंगे। ठीक है, तो एक हम मान लीजिए कि ए से AD खींच लिए और एक बी से यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ना, इसको आप चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं बी। तो इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, आई कहेंगे। मतलब कि यहीं पर आपका तीनों मिलेगा, इससे खींचते तो ये भी आपका मिलता है यहीं पर। ठीक है, तो आई आपका क्या होगा, इंसेंटर होगा, अंतःकेंद्र होगा। तो यहाँ पर हमको दो ही से काम चल जाएगा, तीसरा नहीं भी हम बनाएंगे तो वो हमारे यूज में नहीं आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर हम कोई दो, आप चाहे तो इसको नहीं खींच के आप इसको भी खींच सकते हैं। मतलब कि कोई भी दो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतःकेंद्र का यहाँ पर जो है आपका क्या है, कौन समद्विभाजक है, उसको खींचेंगे तो उससे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये एंगल ए को विभाजित कर रहा है और ये एंगल बी को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BI को आप चाहे तो BE भी लिख सकते हैं, आगे अगर बढ़ा के लिखेंगे तो हम BI ही लिखते हैं। एंगल B का समद्विभाजक B का तथा AD एंगल A का समद्विभाजक। समद्विभाजक कोण समद्विभाजक, बात एक ही है, क्योंकि कोण को ही समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ पर हम लिखे हैं कि कोण ए को का क्या है, समद्विभाजक है, माने कि कोण ए को दो बराबर भाग में बांट रहा है। अगर मान लीजिए कि कोण ए अगर ये 50 होता है तो ये 25-25 कर रहा है, ये अगर मान लीजिए कि 60 है तो इसको 30-30 में बांट रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोण समद्विभाजक, मतलब कि दो बराबर भाग में बांटना। ठीक है, अब अगर आप चूंकि यहाँ पर हम जो भी सिलेबस पढ़ाना है उसमें आपको त्रिभुज का जो आपका चैप्टर पढ़ना है ज्योमेट्री में, वो भी हम नहीं पढ़ाए हैं, समरूप वाला चैप्टर। ठीक है, तो जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC और ये मान लीजिए D है। ये D जो है एंगल ए का क्या है, कोण समद्विभाजक है, तो उसका नाम है कोण समद्विभाजक प्रमेय। अभी हम यूज करेंगे उसको, हम लोग कहते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। आपको पढ़ना है त्रिभुज वाले चैप्टर में। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय एक्चुअल में होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है और AD जो है एंगल ए का क्या है, कोण समद्विभाजक है। AD जो है एंगल ए का क्या है, कोण समद्विभाजक है। तो प्रमेय के अनुसार हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो रिजल्ट निकलता है कि AB बटा जो AC होगा, AB बटा जो AC होगा वो बराबर होगा किसके, BD बटा DC के। यह रिजल्ट होता है। अगर त्रिभुज ABC है और आपका AD जो है एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक है, तो यहाँ पर हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि AB बटा AC का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसके, BD बटा DC के रेशियो के। तो इसी का यूटिलाइज करके यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और आगे भी एक दो हम जो पहले से फॉर्मूला पढ़ चुके हैं विभाजन सूत्र, उसका भी हम यूटिलाइज करेंगे। तो यह जो कोण समद्विभाजक प्रमेय होता है उसी के अनुसार ये क्या होता है, रिजल्ट निकलता है। तो जब त्रिभुज चैप्टर हम पढ़ेंगे समरूप वाले में तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक बात और कि जैसे आप पढ़े होंगे 9th क्लास, तो उसमें आप पढ़े होंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में आप क्या पढ़े थे कि जैसे त्रिभुज एक ABC है, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। तो आपको पता है कि शीर्ष A के सामने का छोटा a कहलाता है, B के सामने का छोटा b और C के सामने का छोटा c कहलाता है। और अगर PQ है तो यहाँ पर स्मॉल p हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल q हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो A के सामने आपका यह जो BC भुजा होगा ये कितना के बराबर हो जाएगा, A यूनिट के बराबर हो जाएगा। B के सामने वाला B यूनिट के बराबर हो जाएगा और C के सामने वाला C यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पता है आपको। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसका लंबाई होता है, BC का जो लंबाई होता है उसको हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। AC का जो लंबाई होगा उसको हम क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। और AB का जो लंबाई होगा उसको क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। माने ये भुजा की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि AD एंगल BAD का, ध्यान से समझते चलिएगा, ये AD जो है एंगल BAD का, सॉरी BAC होगा, क्या होगा, BAC
सी का कोण समद्विभाजक है, इसलिए कोण समद्विभाजक प्रमेय से। कोण समद्विभाजक प्रमेय का स्टेटमेंट क्या था, अभी हम आपको बताए थे कि त्रिभुज अगर मान लीजिए कि ए बी सी है और ए डी आपका क्या है, कोण समद्विभाजक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी। ए बी बटा ए सी जो होगा किसके बराबर होगा, तो बी डी बटा डी सी के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा डी सी। अब यहाँ से हम ए बी जो है, ए बी आपका कितना के बराबर है, सी के बराबर, और ए सी जो है क्या है, ए सी, वो किसके बराबर है, बी के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर हो गया बी डी बटा डी सी। तो इससे आपको क्या पता चला कि बी डी जो है वो कितना के इक्वल हो जाएगा, सी के, मतलब रेशियो में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो बी डी जो हो जाएगा सी के इक्वल हो जाएगा और डी सी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। तो यहाँ पर हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, बी डी को क्या लिख सकते हैं, सी, और डी सी को क्या लिख सकते हैं, बी, ठीक है। और यह एक रेशियो है, ठीक है, यह क्या है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। तो रेशियो में के फॉर्म में हम इसका क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो इसलिए बी डी को हम मान लिए सी और डी सी को मान लिए बी। अब अगर देखा जाए तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि बी सी आपका क्या है, भुजा है, तो क्या लिख सकते हैं, बिंदु डी बी सी का अंत विभाजक बिंदु है, विभाजक या विभाजन बिंदु भी लिख सकते हैं। जैसे भी हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि ये ए बी है, तो ए बी के बीच में अगर पॉइंट सी है, तो ये सी जो है इसका क्या है, ए बी का क्या कहलाएगा, अंतर विभाजन बिंदु कहेगा, कि यह आंतरिकता इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ठीक उसी तरह से बी सी आपका एक क्या है, रेखाखंड है, और बिंदु डी जो है ये बी सी को क्या कर रहा है, सी अनुपात बी के अनुपात में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। जैसे हम बताते हैं कि M1 अनुपात M2 में क्या करता है, बांटता है। तो उसी तरह से यहाँ पर बिंदु डी जो है बी सी रेखाखंड को क्या कर रहा है, सी अनुपात बी में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम विभाजन सूत्र से यहाँ डी का अगर नियामक निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो मान लीजिए कि इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लीजिए कि ये बी है और ये सी है, ये आपका डी है, और ये आपका x2 y2 है, और ये आपका क्या है, x3 y3 है, और ये आपका क्या है, सी है, और ये आपका क्या है, बी है। आपको पता है कि ये यहाँ वाला को हम क्या कहते हैं, M1 कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, M2 कहते हैं, इसको हम मान लेते हैं x y, और इसको कहते हैं x1 y1, और इसको कहते हैं x2 y2। समझ में आ रहा होगा। तो विभाजन सूत्र से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर सी रहता है तो वहाँ पर हम सी का कोऑर्डिनेट लिखते थे, यहाँ पर डी है तो हम क्या लिखेंगे, डी का कोऑर्डिनेट x, y बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और यहाँ पर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, d का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा x, y, m1 आपका कितना है, तो m1 आपका c, तो यहाँ पर हो जाएगा c, x2 आपका कितना है, तो x2 आपका दिया हुआ है x3 के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा x3। ऐसा नहीं कि x2 इसको लिख देंगे, अभी यह जो जो हम लिखते हैं फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग x2 आपका क्या है, x3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा प्लस m2, तो m2 आपका यहाँ पर क्या है, b के बराबर है, तो यहाँ पर हो गया b, और x1, तो x1 आपका कितना के बराबर है, x2 के, तो यहाँ पर हो गया x2, और नीचे m1 प्लस m2, तो m1 आपका कितना है c, और m2 कितना है b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c प्लस b। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इसमें आएंगे तो m1 आपका क्या है, c है, y2 आपका क्या है, तो y2 आपका y3 के बराबर है, तो यहाँ पर हो गया y3 प्लस m2, तो m2 आपका है b, और y1, तो y1 आपका क्या है, y2 है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा c प्लस b। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ से हम d का कोऑर्डिनेट निकालिए क्या, तो d का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया c x3 प्लस b x2, और नीचे आपका हो जाएगा c प्लस b, तो इसका जो y का कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, c y3 प्लस b y2, और नीचे आपका क्या है, c प्लस b। तो यह जो कोऑर्डिनेट है वो किसका है, d का है, ये c का है, ये b का है, और ये क्या है, d का। ये कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया कि किसका है, ये d का कोऑर्डिनेट आ गया cx3 प्लस bx2 अपॉन c प्लस b, cy3 प्लस byt, और नीचे हो गया c प्लस b। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालें। तो यहाँ पर जो विभाजन सूत्र हम पढ़ चुके हैं उसी के हिसाब से हम क्या किए, यहाँ पर d का कोऑर्डिनेट निकालिए। यह जो किया गया था आपको समझाने के लिए इस तरह से हम लिखे थे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ चुका है कि ये AD एक रेखाखंड हो गया, ये BE भी आपका रेखाखंड है।
तो ये AD है, AD में आपका A का नियामक पता है, D का नियामक पता है, तो आपको निकालना किसका है, I का निकालना है। तो अगर मान लीजिए किसी तरह से अगर आपको AI और ID का अगर आपको अनुपात पता हो जाए कि AI और ID का अनुपात क्या है, जैसे अगर मान लीजिए विभाजन सूत्र में निकालते हैं तो हमको अनुपात दिया रहता है कि उसका रेशियो क्या है, जैसे अभी यहाँ पर दिया होता है कि C और B का रेशियो है तो D का कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए। तो ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको किसी तरह से पता हो जाए कि AI और ID का नियामक क्या होगा, मतलब कि सॉरी AI और ID का रेशियो क्या होगा, तो उस रेशियो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, I का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर कि त्रिभुज एक आपका यहाँ पर क्या है, ABD है, यहाँ पर एक त्रिभुज आपका है ना, जैसे अभी हम लिखे थे ABC में, तो उसी तरह से हम त्रिभुज ABD में देख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, यह इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, किसका जरूरत आपको आगे पड़ेगा, BD/DC है इक्वल टू आपका क्या है, C/B। तो इसका यूटिलाइज आगे होगा, इसलिए इसको हम नहीं मिटाए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ध्यान समझते चलिएगा, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये त्रिभुज ABD में ये BI जो है, यह जो आपका क्या है BI है, वो किसका समद्विभाजक है, तो B का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, BI एंगल B का समद्विभाजक है, एंगल B का क्या है, समद्विभाजक है। तो कौन समद्विभाजक प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, तो कौन समद्विभाजक प्रमेय से हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि त्रिभुज को हम इस तरह से अगर बना दे, यहाँ पर अगर हम कर दे B, यहाँ पर अगर हम कर दे D और यहाँ पर अगर हम कर दे A और यहाँ पर आपका क्या है I है, ये सिर्फ फिगर इस तरह से हम सीधा बनाए आपको समझाने के लिए, आप चाहे तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से इस फिगर को हम यहाँ पर क्या किया, ऐसे करके हम इसको लिख दिए। तो अगर हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि जैसे मान लीजिए कि B का समद्विभाजक अगर ये है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे, DB/BA, क्या लिखे थे, DB/BA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DI/IA। जैसे अभी हम क्या लिखे थे, AB/AC इज इक्वल टू BD/DC। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, BD/AB, मतलब कि BD बटा में AB, और बराबर में क्या लिख सकते हैं, DI बटा में IA। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसीलिए BD या DB, बात देखिए BD कर लीजिए DB, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, तो AB और बराबर में क्या हो जाएगा, DI, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, IA। ये रेशियो हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यह रेशियो आपको पता हो गया, उसके बाद हमको पता है कि BD क्या है, तो BD हमको पता, एक मिनट, यहाँ पर हो गया आपका AB अपॉन BD इज इक्वल टू हो गया DI/IA। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो आपका AB है, ये आपका क्या है, C के बराबर है, और यह BD जो है, तो हम बताए थे कि ये BD और इस समय जो भी हमारे पास आया है BD और DC जो आया है, ये रेशियो के फॉर्म में है, C/B के रेशियो के फॉर्म में है। इसका मतलब ये नहीं कि BD आपका C के इक्वल हो जाएगा और आपका DC क्या हो जाएगा, B के इक्वल होगा। इस बात को कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कि x/y का रेशियो मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 2/3, तो क्या इसका मतलब यह है कि x 2 के बराबर होगा और y 3 के बराबर होगा, तो नहीं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि x/y पहले रहा होगा क्या, 4/6 रहा होगा, तो फिर कैंसिल करें, इसको हम क्या लिखे, 2/3 लिखे। या हो सकता है कि x/y जो है 8/12 के इक्वल रहा होगा, जिसको हम कैंसिल करके क्या लिखें, 2/3। तो ये एक्चुअल में इसके इक्वल नहीं होता है, BD जो होगा वो C के इक्वल और DC जो होगा B के इक्वल नहीं होगा। इसका यूटिलाइज हम इसमें क्यों किए थे, तो इसमें हम इसलिए किए थे क्योंकि हमको इसका रेशियो लेना था, इसलिए हम यहाँ पर यूटिलाइज किए थे। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम इसका लेंथ ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम लेंथ देखेंगे तो आपको देखने से ही पता चला कि ये AB जो है C के बराबर है ना, और BD अगर C के बराबर, तो ये दोनों कभी C के बराबर हो सकता है, तो नहीं। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका AB बड़ा है और ये आपका BD क्या है, छोटा है। ये दोनों का रेशियो इक्वल हो सकता है, लेकिन ये दोनों इक्वल C के नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, BD जो है उसको हम C के इक्वल नहीं लिखेंगे, तो BD को हम BD ही यहाँ पर रहने देते हैं। और AB जो आपका है वो क्या है, AB जो आपका है क्या है, आपका AB, तो AB को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, C के इक्वल लिखेंगे। और DI जो है आपका, तो DI आपको पता नहीं है, DI आपको पता नहीं है, तो DI ही रहने दीजिए।
और IA भी आपको पता नहीं, तो IA भी आप यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या है कि आपको निकालना किसका रेशियो है, IA और ID का, या कह सकते हैं कि DI और IA का। यहाँ पर DI और IA है, यहाँ पर सिर्फ अगर BD आपको पता हो जाए कि BD क्या है तो आपको इसका रेशियो पता हो जाएगा। तो इसके बाद थोड़ा सा हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा चलते हैं पीछे की तरफ। जो आपका यहाँ पर रेशियो क्या आया था, रेशियो आपके पास आया था कि BD बटा DC जो है वो किसके बराबर है, C बटा B के। तो एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे अगर हम आपको बताए थे कि जैसे x बटा y अगर हम लिखे 2/3, तो हम लिख सकते हैं y बटा x बराबर में 3/2, इसको पलट सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, DC को ऊपर कर देते हैं, BD को नीचे कर देते हैं। DC को क्या कर दिए, ऊपर कर दिए, BD को क्या कर दिए, नीचे कर दिए, तो B भी आपका चला जाएगा ऊपर और C भी आपका क्या आ जाएगा नीचे, इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हम बता चुके हैं कटान नियम में, जब दो चर रैखिक समीकरण पढ़ा रहे थे, कि किसी भी इक्वेशन में हम समान चीज जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में एक जोड़ेंगे, बताएंगे उसका रीजन कि क्या है, एक क्यों जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, DC बटा BD प्लस 1 और बराबर B बटा C प्लस में 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे पहले कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि DC बटा BD प्लस 1 बराबर B बटा C प्लस में 1। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका BD हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो BD से BD कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया DC, और यहाँ पर जब 1 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका BD बराबर, यहाँ पर एलसीएम आपका क्या हो जाएगा C, यहाँ पर C से C कैंसिल आउट हो जाएगा तो B, और यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, B प्लस C। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या देखिएगा कि DC प्लस क्या है, BD है, DC और प्लस में क्या है, BD है। तो आपको पता है कि ये DC और ये BD, ये DC और BD को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो BC आएगा। अगर हम DC और BD को अगर हम जोड़ेंगे, ये आपका क्या है DC है और ये आपका क्या है BD है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, तो ये BC के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि DC प्लस BD है, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, BD है, और बराबर में आपका क्या है B प्लस C है, और नीचे आपका क्या है C। कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा इतना तक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, BC आपको पता है कि कितना है, B से लेके C तक का डिस्टेंस आपको पता है कितना A, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या A, और नीचे आपका क्या है BD, और बराबर में क्या है B प्लस C, और नीचे है आपका C, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, जैसे एक्चुअल में जो हमारा रेशियो आया था वो क्या आया था, BD बटा DC आया था, ठीक ना। तो हम इसको पलट के DC बटा BD क्यों किए, तो DC बटा BD इसलिए किए क्योंकि जब DC बटा BD करके जब हम एक जोड़ेंगे, DC बटा BD करके जब हम एक जोड़ेंगे तो इससे ऊपर में हमारे पास क्या आएगा, DC प्लस BD आएगा, और DC प्लस BD आपका क्या है BC है, और नीचे आपका क्या बचेगा BD। तो BD का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि इसी फॉर्म में अगर हम एक जोड़ते तो अब क्या होता, तो अगर मान लीजिए कि BD बटा DC है, इसमें अगर एक जोड़ देंगे और यहाँ पर C बटा B है, और इसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर हो जाएगा BD प्लस में हो जाएगा DC, BD प्लस DC तो यहाँ भी आया, BD प्लस DC यहाँ भी आया, लेकिन नीचे में आपका क्या बच जाएगा DC बच जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C प्लस B, और नीचे आपका क्या आ जाएगा B आ जाएगा। तो इस तरह से BD और DC को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा DC बराबर C प्लस B, और नीचे आपका हो गया B। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो BC का वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे तो आपके पास क्या आएगा DC का मान आएगा, लेकिन हमको DC नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है BD। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो को हम उल्टा करके तब यहाँ पर हम लिखें। बस समझ में आ गया होगा क्यों इस तरह से हम किए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर रिलेशन क्या आ गया कि A बटा BD बराबर BC B प्लस C बटा में C क्या आ गया। इसको अगर हम पलट देंगे तो क्या होगा, तो पलट देंगे तो हो जाएगा BD आपका चला जाएगा ऊपर, A आ जाएगा नीचे, और C चला जाएगा ऊपर, और B प्लस C आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से हमको निकालना क्या है, BD का ही मान निकालना है, तो BD हम यहाँ पर रहने देते हैं, और बराबर A में गुना करेंगे C से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AC, और नीचे हो गया B प्लस C। तो इस तरह से यह जो वैल्यू आया, यह क्या चीज का वैल्यू आ गया आपके पास, BD का आ गया, और आपको निकालना क्या था BD। और BD का वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में BD का मान रखने पर, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा
यहाँ पर बी डी है, क्या है बी डी, तो बी डी के बदले क्या लिख देते हैं ए सी, और नीचे आपका हो जाएगा बी प्लस सी, और इसके नीचे यहाँ पर क्या है सी है, तो यहाँ पर हो गया सी बराबर, यहाँ डी आई है, क्या है डी आई, और नीचे आपका क्या है आई ए, तो यहाँ पर हो गया आई ए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि ये ए सी बटा बी प्लस सी के भाग में आपका क्या है सी है, तो इसके नीचे को है तो नीचे क्या है एक होगा, तो यहाँ से इसको अगर हम लिखेंगे गुना के फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए सी बटा बी प्लस सी, और एक चला जाएगा आपका ऊपर और सी आ जाएगा नीचे, और बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा डी आई, और बट्टा में क्या बचेगा आई ए, तो इससे ओवरऑल सी से सी यहाँ पर आपका कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या आ गया ए बटा बी प्लस सी बराबर डी आई, और बटा में हो जाएगा आई ए। तो ये आपके पास रेशियो आ गया क्या चीज का, तो ये रेशियो आपके पास आ गया डी आई का और आई ए का, ठीक है। और आपको डी का कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका यूटिलाइज करके हम किसका निकालेंगे, तो आई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा आपका बड़ा प्रूफ था इसलिए इतना समय लग रहा है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद भी एक पार्ट यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास आ गया है कि डी आई अपॉन आई ए का रेशियो जो है वो अपन ए ई टू बी प्लस सी का है, और ए और डी का आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हमको मान लीजिए कि ए डी आपका एक रेखाखंड है और आई इसका क्या है अंत आपका अंतर विभाजन का बिंदु है, तो आपको आई का कोऑर्डिनेट क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इसको हम यहाँ पर अलग करके लिखते हैं, यहाँ पर ए डी है आपका, तो इसको हम इस तरह से बना लिए, यहाँ पर हम दे दिए ए, यहाँ पर हम दे दिए डी, सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से समझाने के लिए लिख सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो एडी रेखाखंड को हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लिए, बीच में आई दे दिए, ऐसा नहीं समझिए कि आई मध्य बिंदु है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है कि क्या है x1 y1 है, और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या आया है, तो डी का कोऑर्डिनेट आपके पास आया है cx3 प्लस bx2, और नीचे आपका क्या है c प्लस b, और y का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या है cy3 प्लस by2, और नीचे आपका क्या है c प्लस b। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट डी का, और हमको इसका निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x, y है, और हमको इसका रेशियो पता हो गया कि ए आई और आई डी का रेशियो क्या है, तो आई ए आई कहिए या आई ए कहिए बात एक ही है, तो ये बी प्लस सी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी प्लस सी, और आई डी का जो रेशियो है आई डी या डी आई बात एक ही है, तो इसका रेशियो क्या है ए है, तो यहाँ पर हो गया ए। आपको पता है कि ये m1 होता है, ये आपका क्या होता है m2 होता है, और ये आपका x1 y1 ही होता है, और यहाँ भी x1 y1 है, ठीक ना। तो एक सिर्फ कोइंसिडेंट है, ये आपका कहलाता है x2 y2, ठीक है। तो विभाजन सूत्र का यहाँ पर हम यूटिलाइज करके इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर सी रहता है तो यहाँ पर हम सी लिखते थे, यहाँ पर आई है तो क्या लिखेंगे आई x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा पूर्ववत ही m1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस में m2, और यहाँ पर आपका हो जाएगा m1 y2 प्लस में हो जाएगा m2 y1, और नीचे आपका हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं आई x, y बराबर m1 की अगर हम बात करेंगे तो m1 आपका क्या है b प्लस सी है, तो यहाँ पर हो गया b प्लस सी। x2 की अगर बात करेंगे तो x2 आपका क्या है, तो x2 आपका बराबर है इतना के, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x2 के बदले लिखेंगे cx3 प्लस bx2, और नीचे आपका क्या हो जाएगा c प्लस b, ये आपका हो गया x2, क्या हो गया ये आपका x2 है, प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस m2, तो m2 आपका कितना है a है, तो यहाँ पर हो गया a x1, तो x1 की अगर हम बात करेंगे तो x1 ही है, तो यहाँ पर हो गया x1, और नीचे आपका होता है m1 प्लस m2, तो m1 आपका कितना है b प्लस सी है, और सॉरी एक मिनट m1 हो गया तो b प्लस सी, फिर प्लस है तो यहाँ पर हो गया प्लस, और m2 आपका कितना है, तो m2 आपका है a, तो यहाँ पर हो गया a कॉमा ये इतना के बदले हुआ, ठीक है। अब आते हैं y वाला में, तो m1 आपका b प्लस सी ही है, और इंटू y2, तो y2 आपका क्या है, तो y2 आपका ये हो जाएगा, ये आपका x2 है, ये आपका क्या है y2 है, तो y2 आपका हो जाएगा cy3 प्लस by2, और नीचे आपका हो जाएगा c प्लस b। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये m1 हो गया, ये y2 हो गया, फिर प्लस इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। फिर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया m2, तो m2 आपका है a, तो यहाँ पर हो गया a, y1, तो y1 आपका y1 ही है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 आपका है b प्लस सी,
और m2 है आपका, ये तो यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये c प्लस बी से c प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। c प्लस बी का ये या b प्लस सी, बात देखिए आपको पता है कि गुना और जोड़ में क्या होता है, क्रम भिन्न में नियम का पालन होता है। तो 3 प्लस 4 लिखे या 4 प्लस 3 लिखे, बात देखिए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर b प्लस सी है, यहाँ पर c प्लस बी है, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बचा यहाँ पर क्या, तो आई एक्स y बराबर a में x1 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, ax1 लिखेंगे प्लस bx2 को पहले लिख देते हैं और cx3 को उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। और नीचे ये b प्लस सी प्लस ए है, तो इसको अगर अरेंज वे में लिखेंगे तो लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, कॉमा cy3 प्लस by2 है और ay1 है, तो हम पहले लिखते हैं ay1 प्लस by2 और प्लस cy3, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी। इसी को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र का नियामक, यही आपका फॉर्मूला आता है अंतः केंद्र का। तो जहाँ a b और c क्या है, तो a b और c जो है त्रिभुज के भुजाओं का लंबाई है, और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जो है आपका त्रिभुज के तीनों शीर्षों का क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो इतना चीज अगर हमको पता रहेगा तो हम अंतः केंद्र का नियामक क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला आता है आपका अंतः केंद्र का, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कल इस पर क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। और जो आपका एक्सरसाइज जो है आपका, तो एक्सरसाइज में सब फॉर्मूला जो आपका था वो हम बता चुके हैं। तो एक्सरसाइज आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए, और जो डाउट है वो कल 12 बजे से पहले भेजिएगा, उसको भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।